तो आज के इस क्लास में हम देखने जा रहे हैं ग्रिड व्यू। ग्रिड व्यू आप कैसे यूज़ कर सकते हो। दो तरीके से आप ग्रिड व्यू यूज़ कर सकते हो। आप एक विजार्ड के थ्रू भी कर सकते हो और विदाउट को विजार्ड के थ्रू यानी कि कोडिंग के थ्रू भी कर सकते हो। तो मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ और उसका यूज़ भी बताता हूँ। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं एसक्यूएल सर्वर में। यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर में गए, यहाँ से इसको कनेक्ट किया और न्यू क्वेरी में जाके मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे डेटाबेस हैं। मैं कोई भी डेटाबेस यूज़ कर लेता हूँ। यूज़ न्यू अंडरस्कोर डीबी। कोई बात नहीं, हम लोग क्रिएट कर लेते हैं फिर ना। क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस का नाम मैंने कुछ भी ले लिया, लाइक न्यू डीबी के नाम से मैंने एक डेटाबेस ले लिया। इसको मैंने सिलेक्ट किया और F5 किया। तो वंस इट्स डन, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। यूज़ के लिए हम लिखेंगे यूज़ न्यू अंडरस्कोर डीबी। F5, select the line and press F5. now create टेबल का नाम है आपका एम्प्लॉय। की सेंसिटिव नहीं है ये, आप चाहो स्मॉल में कैपिटल में कर सकते हो। EMP अंडरस्कोर ID, जो कि मैं चाहता हूँ इंटीज़र हो और ये प्राइमरी की हो, मतलब सेम कांस्टेंट वैल्यू किसी और की ना हो, यूनिक असाइन हो जाए। दूसरा क्या है, EMP नेम, जो कि वैरकर हो और इसका साइज़ मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम 20 करेक्टर हो और ये नल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, नॉट नल दे सकते हो। आप चाहते हो कि इसकी वैल्यू कभी नल ना हो तो नॉट नल असाइन कर सकते हो आप। एक तरह से ये यूनिक हो जाता है ये। दूसरा है EMP अंडरस्कोर मोबाइल नंबर, जो कि आपने मोबाइल नंबर इसको आप ले लेते हो अगेन वैरकर, और इसको आप चाहो तो आप नंबर भी ले सकते हो और इसको चाहो तो बिग इंट भी ले सकते हो। तो मैंने वैरकर ले लिया। कभी कभी क्या होता है +91 वाला फार्मूला जो है वो भी हम ऐड कर सकते हैं इसको साथ लेते हो तो, और इसका मैं 20 करेक्टर ले लेता हूँ मैक्सिमम, ये काफ़ी है। तो कुछ ये मेरे 3 फील्ड्स हैं इसके अंदर में, राइट। इसको मैं यहाँ से क्रिएट कर देता हूँ। तो मेरे पास एक टेबल क्रिएट हो गया एम्प्लॉय के नाम से, जिसके अंदर में एम्प्लॉय ID, नेम और मोबाइल नंबर, 3 कॉलम हो गया मेरे पास। अब मैं इस टेबल के अंदर में एक वैल्यू इंसर्ट भी करा देता हूँ। चलो मैं वैल्यू यहाँ से नहीं इंसर्ट कराता, वैल्यू मैं वहाँ से इंसर्ट करूँगा। तो ये मैंने यहाँ पे डेटाबेस बना लिया। नाउ अब मैं एप्लीकेशन में आता हूँ अपने। यहाँ से मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन किया। मेरे पास 2022 है। आप चाहो सेम इसको 2019 में, 17 में, 15 में, 10 में, किसी में भी कर सकते हो, सेम मेथडोलॉजी के थ्रू जो मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे क्रिएट पे जाते हो, थोड़ा सा लेआउट चेंजेस हैं। अगर आप 19 में करोगे तो थोड़ा सा लेआउट चेंज है, 17 में थोड़ा लेआउट चेंज है, बट ऑलमोस्ट जो करने का तरीका है जो मैं आपको आगे बताऊंगा वो सब सेम है। तो यहाँ से हमारा ASP.NET फ्रेमवर्क एप्लीकेशन है। नेक्स्ट पे क्लिक किया। यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम 25 बार आप चेंज करना चाहो कर सकते हो। मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया। यहाँ से मेरे पास वेब फॉर्म ऑप्शन है, एम्प्टी ऑप्शन है, मैंने एम्प्टी ले लिया। वैसे अगर आप बना रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, तो आप वेब फॉर्म सेलेक्ट कर लेना। इससे फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे डिपेंडेंसीज होते हैं, क्लासेस, लाइब्रेरीज, जो कि ऑलरेडी होते हैं उसमें इनिशियल एक फुल फ्लेज्ड वेबसाइट के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कोई भी अगर आप प्रोजेक्ट वगैरह पे काम कर रहे हो ना, तो आप वेब फॉर्म ले लेना। अननेसेसरी फाइल्स आपकी जो होगी वो हटा देना उसमें से। फ़िलहाल मैंने ये कर लिया। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फॉर्म लेने जा रहा हूँ जिसका मैं लेआउट डिज़ाइन करूँगा, जिसके थ्रू मैं काम करूँगा, ग्रिड व्यू मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट पे जाता हूँ। प्रोजेक्ट पे जाने के बाद ऐड न्यू आइटम करते हैं।
यहाँ पे आइटम में मैं ले लेता हूँ यहाँ से वेब फॉर्म। वेब फॉर्म का नाम मैंने ले लिया एम्प्लॉई REG डॉट ASPX ऑटोमेटिकली आ जाता है। ASPX का फुल फॉर्म होता है एक्टिव सर्वर पेजेस, और X का मतलब होता है एक्सटेंडेड, मतलब जो पेजेस इसमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अभी एक पेज ऐड हुआ, इसका नाम है एम्प्लॉय REG डॉट ASPX। इसके दो लेआउट बन रहे हैं, एक तो आपका क्लाइंट साइड का पेज है जो ये आपको दिख रहा है अभी HTML का पेज। इसमें फर्स्ट लाइन जो है आपको बता रहा है कि ये जो है डायनामिक का पेज है, क्योंकि इसका जो दूसरा पेज है ना उसका नाम क्या है, उसने बताया है कि एम्प्लॉय REG.ASPX.CS, ये इसका सेकंड पेज है, यानी कि सर्वर साइड का पेज ये वाला, जहाँ पे आप इसका फंडामेंटल कोडिंग जो आपके बिजनेस लॉजिक होंगे वो यहाँ लिखोगे। ये वाला जो है ये क्लाइंट साइड पेज है जो यूज़र को नज़र आएगा, जिसका आपको HTML पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे डिज़ाइन उसका दिखेगा। अब फिलहाल डिज़ाइन नल है। अब मैं इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लूँ अकॉर्डिंग टू द माई डेटाबेस रिक्वायरमेंट जो भी है। मैं चाहता हूँ कि एक इंसर्ट के लिए ना एक फॉर्म यहाँ पे बनाई जाए, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा पेज को डिज़ाइन करना पड़ेगा, और पेज को डिज़ाइन करने के लिए मैं HTML या डिव या पैनल या फ्रेम का यूज़ कर सकता हूँ। मैं अभी टेबल का यूज़ कर रहा हूँ। टेबल में मैंने कुछ रोज़ ले लिए, लाइक मैंने 6 रोज़ ले लिया, मैंने 3 कॉलम्स ले लिया, ठीक है। मैं चल 4 कॉलम्स ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया टेबल को मैंने अपने अकॉर्डिंगली ना थोड़ा रीसाइज़ किया, और रीसाइज़ करने के बाद उसको मैं यहाँ पे सेंटर में अलाइन कर देता हूँ। अब मैं इसके आगे फर्स्ट वाले कॉलम पे आ गया, और यहाँ पे मैंने कर्सर का पॉइंटर इधर रखा, उसको यहाँ पे एंटर कर दिया, तो यहाँ पे BR यूज़ हो जाता है, यानी कि ब्रेक रो। अगर आप HTML की कोडिंग में देखोगे तो आपको देखो BR नज़र आ गया यहाँ पे। अगर चाहो तो यहाँ पे BR यूज़ कर लो, यानी कि रो को ब्रेक कर दो, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका टेबल जो है थोड़ा सा सेंटर में आ जाएगा। ये मैं मैकेनिज्म यूज़ कर रहा हूँ, अदरवाइज़ आप CSS वगैरह में करते हो तो आपको वहाँ पे फेडिंग वगैडिंग यूज़ करना पड़ता है, और स्पेसिंग वगैरह आप यूज़ कर सकते हो, कितना स्पेस होना चाहिए उसके पहले और उसके बाद में, तो वो चीज़ें होती हैं। वैसे मैंने डायरेक्टली यहाँ से कर लिया। अब मैं फर्स्ट वाले रो को क्या करता हूँ, यहाँ से फर्स्ट वाला जो रो है इसको मैं पूरे को, तीनों को मैंने चारों कॉलम को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, और इसको मॉडिफाई करके मर्ज कर दिया। ये एक कॉलम बन गया, और इसको मैंने यहाँ से सेंटर में कर दिया, और इसका नाम दे दिया, यहाँ पे हेडर में दे दिया एम्प्लॉय रजिस्टर, यानी कि एम्प्लॉय जो है क्या करेगा, यहाँ रजिस्टर करेगा। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ, और इसका साइज़ मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि यूज़र को दिखे प्रॉपरली ढंग से, थोड़ा लेआउट इसका अच्छा डिज़ाइन हो जाए। अब फर्स्ट वाला जो कॉलम था मेरा था वो उसका नाम था एम्प्लॉय ID। फर्स्ट कॉलम था एम्प्लॉय ID। उसके बाद क्या था, एम्प्लॉय नेम, तो मैं सिर्फ नेम भी लिख सकता हूँ। और क्या था, मोबाइल नंबर, तो उसका मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर कर देता हूँ, ठीक है। इस वाले कॉलम के अंदर मैं कुछ टेक्स्ट बॉक्स वगैरह लेता हूँ, जिसके थ्रू मेरी वैल्यूज़ रन टाइम पे इंसर्ट होगी। तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, और सेम मेरे को टेक्स्ट बॉक्स और भी चाहिए, तो मैंने इसे कॉपी कर लिया, टेक्स्ट बॉक्स पेस्ट कर दिया यहाँ पे, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है। यहाँ पे मुझे चाहिए कि एक बटन चाहिए जिसपे मैं क्लिक करूँ तो डेटा सेव हो जाए। यहाँ पे मैंने सेव का बटन ले लिया, ताकि मेरी वैल्यू जो मैं यहाँ पे एंटर करूँ वो सेव हो, और सेव होने के बाद वो कहाँ पे दिखना चाहिए, ग्रिड व्यू के अंदर मैं चाहता हूँ मेरी वैल्यूज़ यहाँ पे शो होती चली जाए 1 बाई 1 करके। यानी नीचे से मैं यहाँ पे एडिट और डिलीट कर रहा हूँ, और ऊपर से मैं क्या करूँगा, ऐड करता चला जाऊँगा। तो उसके लिए यहाँ पे अगेन अगर आप चाहते हो कि इसी वाले कॉलम में आ जाए, तो इन दोनों कॉलम को यहाँ से मैंने मर्ज किया, एक और मैंने राइटली किया, और यहाँ पे इंसर्ट किया एक रो विलो, और इन दोनों कॉलम को यहाँ से मैंने मॉडिफाई करके मर्ज करा, और मर्ज करने के बाद इसको अलाइन मैंने सेंटर में किया, और यहाँ पे मैं एक ग्रिड व्यू लेने जा रहा हूँ। ये मेरा है ग्रिड व्यू। ग्रिड व्यू मतलब, ग्रिड का मतलब क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स, व्यू का मतलब होता है दिखाना, यानी कि ग्रिड व्यू के अंदर में यू कैन डिस्प्ले द मल्टीपल रिकॉर्ड्स एट अ टाइम, एंड यू कैन ऑल्सो परफॉर्म इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑपरेशन विद दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब मेरे पास क्या है कि मैंने एक फॉर्म डिज़ाइन तो कर दिया, बाकी नेमिंग कर लेते हैं। ये बटन है, बटन मेरा सेव के लिए है, तो मैं यहाँ पे ID में जाके इसका नाम कर देता हूँ BTN सबमिट
ठीक है। तो ये आपका हो गया। बटन का नाम आपने चेंज कर दिया, और बटन के नाम चेंज करने के बाद आपने टेक्स्ट पे जाके इसका नाम भी कर दो सबमिट मतलब इंसर्ट डेटा। और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, टेक्स्ट बॉक्स का नाम 1 2 3 है, आप चाहो तो वो लेके चल सकते हो, अदरवाइज चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। तो चलो मैं अभी चेंज नहीं करता हूँ। फिलहाल मुझे क्या करना है, फिलहाल मुझे कनेक्शन कराना है और मेरी वैल्यूज़ को डेटाबेस में सेव करना है। डेटाबेस मैंने वहाँ पे बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ सर्वर एक्सप्लोरर पे। सर्वर एक्सप्लोरर आपको यहाँ पे मिल जाएगा कोने पे। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे जाओगे व्यू में, और व्यू में जाके सर्वर एक्सप्लोरर को फाइंड आउट कर लो। ठीक है, आपको यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोरर मिल जाएंगे। ये रहा सर्वर एक्सप्लोरर पे। आप जाओ, यहाँ पे राइट क्लिक करो इस नोड पे जो डेटा कनेक्शन लिखा हुआ है, इसके कनेक्शन पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे जाके करो ऐड न्यू कनेक्शन, और यहाँ पे सर्वर का नेम डालो। सर्वर का नेम कैसे डालोगे, जो एसक्यूएल सर्वर है यहाँ पे फाइल पे जाओ, कनेक्ट पे क्लिक करो, ये जो सर्वर का नेम आ रहा है यहाँ से कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके उसको पेस्ट कर दो। अगर आपने इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू रखी हुई है, फॉल्स रखी हुई है, तो आपको आईडी पासवर्ड डालनी पड़ेगी, यानी कि विंडोज़ ऑथेंटिकेशन ना होके वो क्या होगा, सर्वर ऑथेंटिकेशन। अभी मेरा क्या है, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू है, दैट मीन्स यूज़र आईडी पासवर्ड फॉल्स है। यहाँ पे आप उसी डेटाबेस को लोगे जो डेटाबेस आपने वहाँ पे बनाया था, जिसका नाम मैंने रखा था new_db, ये वाला। ये सारी चीज़ होने के बाद एक बार टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करके चेक कर लो कि एवरीथिंग इज़ ओके और नॉट। यहाँ पे ओके है, फाइनली ओके करके बाद ओके करोगे तो आपको देखोगे यहाँ पे एक नोड आपको मिल जाएगा जिसके साथ वो डेटाबेस आ जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं TSQL, यानी कि ट्रांजिशन एसक्यूएल। यहाँ से आप डायरेक्टली विदाउट डेटाबेस में गए आप कोई टेबल बना सकते हो नया, कोई रिकॉर्ड ऐड कर सकते हो, कुछ को हटा भी डिलीट भी कर सकते हो। ये आपको टेबल का आ गया, टेबल मेरा एक बना हुआ था दिख रहा है, आप राइट क्लिक करके न्यू टेबल भी बना सकते हो यहाँ पे। तो यानी कि एसक्यूएल सर्वर में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आपने वहाँ बना लिया। अगर आपके पास डेटाबेस भी नहीं बना हुआ है, अगर आपके पास डेटाबेस भी नहीं बना हुआ, टेबल भी नहीं बना हुआ, तो भी आप यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, नया डेटाबेस भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये तो हमारे पास आ गया। अब मैं इसी डेटाबेस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली इसको डिज़ाइन कर रहा हूँ कि जो मेरे का आईडी चाहिए, नेम, और ये मेरा पूरा का पूरा जो कनेक्शन स्ट्रिंग है ना वो ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो ये किसके पास आ चुका है, ये जो ऊपर नाम दिख रहा है आपको, तो इस पर सेलेक्ट कर लो, इसकी प्रॉपर्टी में जाओ, ये देखो आपके पास पूरा का पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग आ रहा है, इसको सेलेक्ट ऑल कर लो। इसे सेलेक्ट ऑल करने के बाद इसे कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो पेज आपके पास है यहाँ पे आपको कनेक्शन की कोडिंग करनी है। वेब कॉन्फ़िग में भी आप कनेक्शन कर सकते हो, डायरेक्टली इस पेज पे भी कर सकते हो। तो इस पेज पे आओ, इस पे राइट क्लिक करो, व्यू पेज पे, व्यू कोड पे चले जाओ। तो आ रही है कि दूसरा पेज कौन सा, जो उसका CS वाला पेज है, सर्वर साइड का पेज था, वो चला जाएगा। ये क्लाइंट साइड पेज है और ये कौन सा, सर्वर साइड पेज है। इस सर्वर साइड पेज पे मैं कनेक्शन की कोडिंग कर रहा हूँ, जो कि जहाँ पे मेरा डेटाबेस है। उस कनेक्शन को कॉल करने के लिए मुझे 2 नेम स्पेस की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप वेब कॉन्फ़िग में करते हो तो कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली इम्पोर्ट कर रहे हो तो आपको कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उस केस में अभी हम मैं यूज़ जो करने जा रहा हूँ, अब मेरे पास 4 कनेक्शन है ADO.NET के अंदर में। एक एसक्यूएल क्लाइंट है, ओरेकल क्लाइंट है, OLEDB और ODBC है। तो मेरा जो डेटाबेस है वो क्या है, एसक्यूएल। तो उसके लिए मैं प्रेफर करूँगा कौन सा, एसक्यूएल क्लाइंट। तो यहाँ पे लेते हैं हम लोग system.data.sql क्लाइंट, ये नेम स्पेस आपको लेना होगा। ये नेम स्पेस लेने के बाद यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कनेक्शन को स्टैब्लिश करना है। अब जो आपने लिया है एसक्यूएल क्लाइंट, एसक्यूएल क्लाइंट के अंदर में 4 आपके सब क्लासेस हैं। एक है एसक्यूएल कनेक्शन, एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल डाटा रीडर और एसक्यूएल डाटा अडेप्टर। यहाँ मैं सबसे पहले क्या करना है, मुझे कनेक्शन। तो कनेक्शन के लिए कौन सा क्लास लूँगा, एसक्यूएल कनेक्शन क्लास लूँगा। तो मैं एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा एसक्यूएल कनेक्शन, जो मेरा क्लास का नाम है, और वो ये क्लास किससे ड्राइव होकर आया है, एसक्यूएल क्लाइंट से। अगर मैं एसक्यूएल क्लाइंट हटा दूँ तो ये नहीं आएगा और इसमें एरर शो करेगा। अब मैं लूँगा ऑब्जेक्ट का नाम। ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने ले लिया ABC इज द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट। इसकी जगह कुछ भी हो सकता है। दिस इज अ ऑब्जेक्ट नेम इन विच यू आर होल्डिंग द कनेक्शन। तो ये आपका ABC हो गया। ABC के बाद इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। तो ये क्या हो रहा है, इस लाइन के थ्रू क्या बना, ये बुक कह रहा है कि जो मेरा एसक्यूएल कनेक्शन क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है ABC। इक्वल्स टू न्यू मतलब मेमोरी एलोकेट कर रहा है। किसके लिए मेमोरी एलोकेट कर रहा है, ABC के लिए। और जो एड्रेस है, जो कि ऑक्यूपाई करके लेकर आ रहा है, वो एड्रेस हम यहाँ पे देंगे डबल कोट्स के अंदर, जो मैंने वहाँ कॉपी किया था।
यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले @ लिख दूंगा और डबल कोट्स के अंदर इसको मैंने Ctrl+V पेस्ट कर दिया, पूरा एज इट इज जो मैंने वहाँ पे कॉपी किया था। ये पूरा का पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ पास हो गया, एबीसी के अंदर। नाउ एबीसी होल्डिंग ट्रीटेड एज अ कनेक्शन, वो भी एबीसी इज ट्रीटेड एज अ कनेक्शन। इसके अंदर जो भी ये पैरामीटर मैंने डाला, अगर ये पैरामीटर ओके है तो वो भी एबीसी, अगर मैं एबीसी डॉट ओपन करूंगा तो कनेक्शन विल ओपन हो जाएगा, और एबीसी डॉट क्लोज करूंगा तो कनेक्शन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब इसकी जरूरत मुझे कहाँ पड़ेगी, इसकी जरूरत मुझे तब पड़ेगी जब मुझे लगेगा कि मेरे को डेटाबेस में वैल्यू को स्टोर कराना है। जब मुझे स्टोर कराना है तो मुझे उससे पहले कनेक्शन ओपन करना पड़ेगा, और स्टोर कराने के बाद कनेक्शन क्लोज करना होगा। वैसे मुझे डिलीट करना है तो कनेक्शन ओपन करना पड़ेगा, और डिलीट ऑपरेशन के बाद कनेक्शन क्लोज करना पड़ेगा। सेलेक्ट करना है तो कनेक्शन ओपन करना पड़ेगा, सेलेक्ट के बाद कनेक्शन क्लोज करना पड़ेगा। एवरी टाइम जब मैं डेटा को इन्वोक करने की कोशिश करूंगा, जब मेरे को लगेगा कि डेटा को मुझे कैच करना है या मेरे को डेटाबेस से इंटरैक्ट कराना है, तो मुझे कनेक्शन को ओपन और क्लोज कराना पड़ेगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे एबीसी नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लिया कनेक्शन का, ठीक है, जिसके अंदर मैंने ये पैरामीटर सिग्नेचर पास कर दिए, जो कि मेरे को बता रहा है कि व्हाट इज द एड्रेस ऑफ आवर एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस इन विच वी आर होल्डिंग आवर डेटा, राइट। नाउ अब हम क्या करना चाहते हैं, अब मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मैं वैल्यू इंसर्ट कराऊं टेबल के अंदर में। तो वैल्यू को इंसर्ट कराने के लिए मुझे क्या करना है, इस सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, सबमिट का मेथड खुल गया। ये जो सबमिट का मेथड खुला ना, ये प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड का मतलब क्या है, ये जो क्लास है, ये क्लास ड्राइव क्लास है, और ड्राइव क्लास के अंदर में जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो प्रोटेक्टेड ही होती हैं, क्योंकि दिस इज अ ड्राइव क्लास, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी आपकी दिख रही है, किसकी प्रॉपर्टी है, इसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। वॉइड मतलब नल। जब हम कोई मेथड बनाते हैं तो मेथड का रिटर्न टाइप होता है ना, कोई का किसी का स्ट्रिंग होता है, किसी का इंटीजर होता है, किसी का बूलियन होता है, तो रिटर्न टाइप होता है। रिटर्न टाइप कैन बी वॉइड, यहाँ पे वॉइड है मतलब रिटर्न टाइप नल है। और ये मेथड का नाम क्या हो गया, मेथड का नाम है बटन, btn सबमिट इज द नेम ऑफ बटन, और क्लिक इज अ इवेंट। इन दोनों का ऑब्जेक्ट यहां पे बन रहा है, ऑब्जेक्ट सेंडर इवेंट टास्क ई। जो आप यहां पे कोड लिखोगे, उसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसका नाम बनेगा सेंडर। सेंडर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम क्या है, जो आप यहां पे लिखने जा रहे हो। सबमिट इज कॉल्ड सिस्टम। सबमिट होना एक सिस्टम है जिसका ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है, सेंडर के नाम से। और ई इज अ इवेंट टास्क, जो आप यहां पे इवेंट पास कर रहे हो उसके ई के अंदर जा रहा है। यानी कि जब भी बटन का क्लिक होगा, सेंडर के अंदर ये कोड चला जाएगा। जो भी आप कोड यहां लिखोगे उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सेंडर के अंदर चला जाएगा, और ई के अंदर चला जाएगा जो इवेंट पास कर रहे हो। यानी कि मेमोरी में जो पास होगा वो दो ऑब्जेक्ट पास होंगे, सेंडर और ई। अगर कोई इसको हैक करने की कोशिश करेगा और उसके पैरामीटर को देखने की कोशिश करेगा, वो नहीं देख सकता। ये पैरामीटराइज्ड हो गया। नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऐसा नहीं होता था पहले। नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में डायरेक्ट हम क्या करते थे, उसका कोड भेजते थे और उसके इवेंट भेजते थे। जब आपको पता है कि कोड क्या है, इवेंट क्या है, तो कोई भी उसको ट्रैप कर सकता है। बट इस केस में इम्पॉसिबल है, तो टफ है। बाकी करने को तो कुछ भी हो सकता है, बट टफ है। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले क्या करना है, इसको इंसर्ट कराना है। बिकॉज इस मेथड में मैं चाहता हूं कि व्हेनेवर यूजर एंटर दीज वैल्यूज एंड क्लिक ऑन दिस बटन, वैल्यू विल स्टोर इनसाइड दिस टेबल। द टेबल नेम इज एम्प्लॉय, एंड आई हैव ऑलरेडी क्रिएट अ कनेक्शन स्ट्रिंग दैट हैज पासेस इनसाइड द एबीसी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, उस बटन के क्लिक पे यहाँ पे मैं कोडिंग कर रहा हूँ किसकी, इंसर्ट की। तो मुझे क्या करना होगा, एक क्वेरी बनानी पड़ेगी। स्ट्रिंग क्वेरी के नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसके अंदर मैं इंसर्ट कराना है, इंसर्ट की क्वेरी करूंगा, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय जो मेरा टेबल का नाम था, और उसके अंदर मुझे क्या डालना है, वैल्यूज। अब वैल्यूज में मैं दो तरह से कर सकता हूँ, चाहो तो मैं पैरामीटराइज भी कर सकता हूँ, नॉन पैरामीटर। यहाँ मैं पैरामीटराइज करके दिखाता हूँ आपको। @ सबसे पहला आईडी के लिए मैंने एक आईडी ले ली, दूसरा @nm ले लिया, तीसरा पैरामीटर ले लिया @mob मोबाइल के लिए। ये मेरे पैरामीटर्स हो गए, ठीक है। अब मैं लेता हूं SQL कमांड, cmd इक्वल्स टू न्यू SQL कमांड। अब कमांड क्यों लेंगे, आपको क्वेश्चन होना चाहिए कि कमांड क्यों ले रहे हो सर। कमांड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि SQL के अंदर में तो आप डायरेक्टली जो कोई कोड लिखते थे, SQL विल अंडरस्टैंड द कोड कि ये मेरा कोड है। SQL विल अंडरस्टैंड द कोड कि ये मेरा कोड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप इस SQL की क्वेरी को आप कहां लिख रहे हो, आप लिख रहे हो अपने ASP.NET यानी कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में लिख रहे हो। हाउ
हाउ द दिस बटन, हाउ द सी शार्प नो कि व्हाट इज दिस, जो आप क्वेरी लिख रहे हो ये क्या है, उसको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए मैंने क्या किया, एसक्यूएल कमांड है ये एसक्यूएल की क्वेरी है, इसलिए मैंने लिखा एसक्यूएल कमांड, सी एक और उसका कमांड। अब क्लास, ये तो कमांड क्लास है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तुमने सीएमडी के नाम से, कुछ भी बना सकते हो आप, XYZ कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, और उस क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या पास कर दूं, क्वेरी। मैंने इसको बताया कि जो मैंने लिखा है ना QRY जो लिखा है, क्वेरी जो मैंने ऑब्जेक्ट लिया है ना, क्वेरी इज ऑब्जेक्ट इज यूज टू एसक्यूएल कमांड, ये कमांड है, ये एरा गैरा चीज नहीं है, ये कमांड है, ये मैं उसको बता रहा हूं कि ये कमांड है। अदरवाइज उसको कैसे, क्योंकि आप जो कोडिंग कर रहे हो तो सी शार्प की कोडिंग है ना, आपकी जो कोडिंग है दैट इज सी शार्प, आप सी शार्प के अंदर क्वेरी लिख रहे हो, बट उसको कैसे पता चलेगा क्वेरी क्या है? तो मैंने इसको बताया, इसको हमने एसक्यूएल कमांड क्लास का एक ऑब्जेक्ट ले लिया, उस क्वेरी, उसके अंदर मैंने क्या पास कर दिया, अपनी क्वेरी। अब इस क्वेरी के थ्रू उसको कैसे पता चलेगा मेरा डेटाबेस कौन सा है? क्योंकि क्वेरी तो कहीं चलेगी ना, क्वेरी तो वहीं चलेगी, जब ये क्वेरी चलेगी तो ये एम्प्लॉय वाले टेबल को ढूंढेगा। अब एम्प्लॉय वाला टेबल किस डेटाबेस में है वो कौन बताएगा, वो मेरा बताएगा एबीसी, क्योंकि एबीसी के अंदर मैंने पूरा एड्रेस भेजा हुआ है। अगर मेरे को मानसू के घर जाना है तो मैं कैसे पहुंचूंगा? मेरे को सिर्फ मानसू का नाम पता है तो क्या मैं पहुंच जाऊंगा तुम्हारे घर? नहीं पहुंचूंगा ना। तुम बोलोगे सर मेरा ये लोकेशन है, पहले आप अब बताओगे एरिया कि हाँ मैं साकेत में रहता हूँ, दिल्ली साकेत में रहता हूँ, तो मैं साकेत पहुंचूंगा। उसके बाद तुम बताओगे कि ये हाउस नंबर है, ये मेरा फ्लोर है। उसके बाद अंदर जाने के लिए सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए कुछ। अब यहाँ पे इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू है, देयर इज नो यूजर आईडी, पर कोई भी जा सकता है। अब मैं तुम्हारे यहाँ जाऊँगा, अगर मान लो सर्वर पे सिक्योरिटी होगी तो मैं अपना प्रूफ दूंगा कि हाँ भाई मैं मानशु का सर हूँ, तो उस हिसाब से लोग मुझे पहचानेंगे। तो वो जो पूरा एड्रेसिंग है वो कहाँ जा रहा है, वो एबीसी के अंदर पास हो रहा है। तो हम क्या इसके अंदर क्या पास करेंगे, इसके बाद मैं यहाँ पे एबीसी पास करता हूँ, तो एबीसी आपको बता देगा, उसको बता देगा क्वेरी को कि भाई ये मेरा डेस्टिनेशन पॉइंट है जहां तुम्हें जाना है, जहां तुम्हें इस टेबल को कलेक्ट करना है। अब क्या है कि जो मैंने क्वेरी है, क्वेरी के अंदर मैंने पैरामीटर पास किए हैं, मैंने एक्चुअल वैल्यू तो नहीं पास किया। तो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि जो आप वैल्यूज पास कर रहे हो सीएमडी के अंदर में वो आपकी कौन कौन सी है। तो सीएमडी डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विथ वैल्यू, सीएमडी के साथ आपने पैरामीटर किया और उसके साथ आपने आप क्या किया, वैल्यू को ऐड किया। अब क्या करो, जितने भी पैरामीटर आपके हैं इस पैरामीटर के साथ आपको वैल्यूज भी पास करनी है। तो सबसे पहला पैरामीटर क्या है, @id। तो @id के लिए आपने डबल कोट्स में @id पास कर दी, और id की वैल्यू किस में पास हो रही है, तो मेरी सबसे पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट। सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स नहीं, टेक्स्ट बॉक्स तो एक क्लास है, एक टेक्स्ट बॉक्स एक क्लास है, उस टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट बॉक्स का फॉर कलर है, टेक्स्ट बॉक्स का बैक कलर है, टेक्स्ट बॉक्स का हाइट है, टेक्स्ट बॉक्स का विड्थ है, सो मेनी थिंग इज देयर। इसमें से आप किसको पिक करना चाह रहे हो, उसके टेक्स्ट को, दैट विल बी अपीयर ऑन अ टेक्स्ट, जो रन टाइम पे यहां पे टेक्स्ट में आएगा, जो इसके टेक्स्ट में मैं लिखूंगा वो मुझे चाहिए, ना कि टेक्स्ट बॉक्स का नाम चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसी तरह से मेरे को और जो वैल्यूज़ हैं वो मेरे को पास करनी पड़ेगी, तो मैं उसके अलावा और कुछ वैल्यूज़, जो 3 वैल्यूज़ थी मैंने पास कर दिया, और उसके पैरामीटर अकॉर्डिंग टू जो ऊपर मैंने डिफाइन किया था उसके हिसाब से मैंने कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स 2 हो जाएगा ये, और ये मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स 3 हो जाएंगे, और ये इसका नाम मैंने यहाँ पे रखा था MOB। ठीक है, ये मेरे आ गए। नाउ द थिंग इज आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट द कोड, एग्जीक्यूट द क्वेरी। क्वेरी को मेरे को एग्जीक्यूट कराना, क्वेरी मैंने किस में पास की है, सीएमडी के अंदर, यानी सीएमडी को एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे क्वेरी लिखता हूँ, जब तक मैं इसको सेलेक्ट करके F5 नहीं करूंगा या इसको नहीं कराऊंगा, क्या रन करेगा, नहीं करेगा। उसी तरह से मुझे भी यहाँ पे मैनुअली उसको एग्जीक्यूट कराना है। तो मैनुअली एग्जीक्यूट कराने के लिए हमने क्या लिखा था, cmd.execute नॉन क्वेरी। क्यों, क्योंकि DML स्टेटमेंट है, क्योंकि क्या है DML मतलब डेटा मैनिपुलेशन हो रहा है, इंसर्ट अपडेट डिलीट, ये क्या है, DML है, इंसर्ट अपडेट डिलीट DML है, और उसके अलावा जो था वो क्या है, DDL है। तो DDL वाला में क्या करेंगे, यहां पे DDL वाले में क्या लगाएंगे, एग्जीक्यूट रीडर, और इसमें क्या लगाएंगे, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। ठीक है, तो अब यहां पे क्या करेंगे, CMD को एग्जीक्यूट कराना है, तो CMD को एग्जीक्यूट कराने से पहले मुझे कनेक्शन ओपन करना पड़ेगा। दिस टाइम आई हैव टू ओपन द कनेक्शन।
बिकॉज आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट द क्वेरी, राइट। तो आप क्या लिखोगे, यहां पे आप लिखोगे एबीसी डॉट ओपन, कनेक्शन ओपन होगा, और कनेक्शन होने के बाद क्या करोगे, cmd डॉट एग्जीक्यूट, क्या आएगा, नॉन क्वेरी। जैसे हम नॉन क्वेरी करेंगे तो क्या होगा, ये एग्जीक्यूट कराएगा। और फाइनली मैंने क्या किया, abc डॉट क्लोज, यानी कनेक्शन को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, कनेक्शन मेरा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहां पे मैंने इंसर्ट की कोडिंग कर दी। और उसके अलावा आप कुछ चाहते हो कि आपका डेटा सेव हो गया है, आप उसका मैसेज आए, तो मैंने इसके लिए यहां पे एक लेबल ले लिया, आई जस्ट पुट अ लेबल हेयर, एंड इस लेबल की प्रॉपर्टी को मैंने बोल्ड कर दिया, और इसका यहाँ पे मैंने इसको लाइक ब्लू इन कलर कर दिया, और इस लेबल को टेक्स्ट में जाके इसका टेक्स्ट को मैंने रिमूव कर दिया, और बटन के क्लिक पे जो मैंने लिखा था यहाँ पे लेबल 1 ही है इसका नाम, यानी लेबल वन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, मैंने कर दिया डेटा सेव्ड, डेटा सेव्ड का मैसेज आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल तो मैंने इतना ही किया है। अब मैं इस पेज को स्टार्टअप में डालता हूँ। सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि जो मैंने बनाया है वो सब कुछ ओके है कि नहीं है। अभी मैंने ग्रिड व्यू का कोई काम नहीं किया है, अब इसके बाद मैं ग्रिड व्यू का काम करूँगा। ये इसका फर्स्ट पेज है। इसका जो सेकंड वीडियो मैं लाऊंगा आप लोगों के सामने, यानी सेकंड क्लास के अंदर में, मैं इसी ग्रिड व्यू के अंदर में अभी जो मैंने काम किया है, अभी तो इंसर्ट इसके थ्रू करा है, अब मैं ग्रिड व्यू के अंदर इंसर्ट करूंगा डायरेक्टली हम ग्रिड व्यू के अंदर इंसर्ट करेंगे, और ग्रिड व्यू के अंदर डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि यूजेस इसके क्या हैं, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा इसके यूजेस क्या हैं। मैं यहां से 1 by 1 करके वैल्यू डाल रहा हूं। मैंने यहाँ पे डाला, सपोज को लो एम्प्लॉय आईडी 101, नाम मैंने डाला तरुण शर्मा, और उसका मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया। और जैसे मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ, मेरा डेटा में जाके डेटाबेस में जाके सेव हो गया, और मेरे पास मैसेज आ गया। मैं चाहता हूँ जैसे मेरे डेटाबेस में सेव हो रहा है रिकॉर्ड, वैसे मेरे पास ग्रिड व्यू में दिखता चला जाए। यहाँ पे 1 by 1 करके आप रिकॉर्ड डाल रहे हो, और आप नीचे एट अ ग्लैंस आप सारे रिकॉर्ड को एक बार व्यू कर रहे हो, इन विच यू आर ऑल्सो अप्लाई डिलीट और अपडेट कर सकते हो। तो जो आपने पहले किया था विजार्ड के थ्रू किया था, मैं आपको विदाउट विजार्ड बताता हूँ, कोडिंग के थ्रू बताता हूँ। कोडिंग में हम लोग अडेप्टर यूज करने जा रहे हैं। अडेप्टर एक ऐसा क्लास है जिसका काम है अडेप्टिंग करना। अडेप्टिंग का मतलब फिल और अपडेट करना। फिल किसको करेगा, फिल करेगा डेटाबेस को, और अपडेट करेगा, फिल करेगा डेटा सेट को, और अपडेट किसको करेगा, डेटाबेस को। जैसे कि आपका मोबाइल अडेप्टर या लैपटॉप अडेप्टर क्या काम करता है, फिल करता है आपकी बैटरी को, और अपडेट करता है उसको एसी वोल्टेज को कि मैं उसको फिल कर रहा हूं। अगर उसका ट्रांसमीटर बीच वाला खराब हो गया ना, तो ना ही वो फिल करेगा ना अपडेट करेगा। तो मेरा अडेप्टर का काम यही है ना। अडेप्टर क्या करता है, कनेक्शन भी स्टैब्लिश कर रहा है, फिल कर रहा है किसको, बैटरी को, और अपडेट कर रहा है अडेप्टर को। तो उसी तरह से यहाँ पे हम अडेप्टर यूज करेंगे। अडेप्टर के थ्रू हम ग्रिड व्यू के अंदर में वैल्यूज को फिल कराएंगे और अपडेट कराएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसी क्लास में एक मेथड बनाते हैं। देखो ये क्लास है, ये मेरा किसका मेथड था, इंसर्ट का। अब मैं यहीं पे आके यहाँ पे एक मैंने रिटर्न टाइप वॉइड लोड डेटा के नाम से मैंने एक मेथड बना लिया। इसमें मुझे क्या कराना है, ग्रिड व्यू के अंदर वैल्यू को लोड कराना है। जो मेरा ग्रिड व्यू है उसके अंदर वैल्यू लोड करानी है। तो मैं यहाँ पे अगेन एक क्वेरी ले रहा हूँ, स्ट्रिंग SQL, और इसके अंदर में मैं क्वेरी क्या पास कर रहा हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो मुझे चाहिए एम्प्लॉय, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय के अंदर भी जितनी वैल्यूज हो उसको सेलेक्ट कर लो। और उसको सेलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे मैकेनिज्म जो यूज करने जा रहा हूँ वो कर रहा हूँ अडेप्टर। मैं यहाँ पे कमांड नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं अडेप्टर यूज करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा SQL डेटा अडेप्टर, ADP नाम ले लेते हैं उसका शॉर्ट फॉर्म में, इक्वल्स टू न्यू SQL डेटा अडेप्टर। और उसके अंदर मैं अडेप्टर के अंदर क्या पास कर दूं, SQL, मतलब यानी क्वेरी मैंने पास कर दी। और उसके बाद मैंने ये क्या पास कर दिया, ABC, मैंने की कनेक्शन। ठीक है, अब मुझे एक डेटा सेट लेने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, मैं अडेप्टर के थ्रू डेटा सेट को फिल कराऊंगा, और डेटा सेट का सोर्स किसको दे दूंगा, ये ग्रिड व्यू को। पहले तो मुझे एक कंटेनर चाहिए ना जिसमें मैं वैल्यू वहां से मंगा के यहां पे रखूं।
अब जैसे वो बैटरी फिल करना है तो बैटरी तो चाहिए मोबाइल में या लैपटॉप में, तभी तो उसको तो फिल करेगा। तो यहाँ जो बैटरी का काम कर रहा है वो डेटा सेट का काम कर रहा है। तो डेटा सेट को लेने के लिए एक और नेम स्पेस आपको जरूरत पड़ेगी। डेटा सेट ds इज इक्वल टू न्यू डेटा सेट। तो डेटा सेट के लिए आपको एक नया चाहिए होगा, तो इसके लिए आप यहाँ पे लिखते हो, अब यहाँ से आप उसको जाके कॉल कर लो, शो पोटेंशियल में जाओ, ये आपको एक सिस्टम डॉट डेटा ऑटोमेटिकली देखो आ गया, जिसके साथ आप डेटा क्लास में यूज करोगे। अब क्या करना है आपको, अब आपको करना है adp डॉट फिल क्या डेटा सेट ds, यानी एडाप्टर क्या कर रहा है, फिल कर रहा है बैटरी को। बैटरी कौन सी है, ds, यानी डेटा सेट। डेटा सेट का मतलब सेट ऑफ मल्टीपल टेबल्स, रिकॉर्ड सेट का मतलब सेट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब सिंगल टेबल। अगर आपको कोई बोलता है रिकॉर्ड सेट और डेटा सेट में क्या डिफरेंस है, तो आप बोलोगे सर रिकॉर्ड सेट मतलब सिंगल टेबल, बहुत सारे रिकॉर्ड को अगर मिलाओगे तो एक ही बनेगा ना टेबल। लेकिन इफ यू कलेक्ट मल्टीपल टेबल्स, दैट इज कॉल्ड डेटा सेट, मल्टीपल टेबल्स। तो विच वन इज बेटर, डेटा सेट इज बेटर, बिकॉज डेटा सेट के अंदर में, एक ही डेटा सेट के अंदर में आप कई सारे टेबल लोड करके एक फॉर्म पे काम कर सकते हो। लेकिन आपको मैं बोलता हूं रिकॉर्ड सेट यूज करो, और आपके पास में 10 टेबल है तो आपको 10 रिकॉर्ड सेट लेने पड़ेंगे और 10 के ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। रियल टाइम पे एक ही तो यूज में आएगा, एक ही यूज आएगा ना, बाकी तो 9 तो वेस्ट जा रहे हैं तुम्हारे मेमोरी का। उससे अच्छा डीएस ले लो, डेटा सेट, जो टेबल आएगी उसकी वैल्यू लोड करेगा, वो फ्रीक्वेंटली वर्क करेगा। डीएस वो डेटा सेट और डेटा टेबल भी बता लो ना डिफरेंस। डेटा टेबल वही होगा ना, डेटा टेबल और या रिकॉर्ड सेट एक ही बात है। ठीक है। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मैंने फिल किस में कर दिया, डीएस के अंदर में। अब जो मैंने ग्रिड व्यू लिया हुआ है उसका मैं सोर्स डाल दूंगा क्या, डॉट डेटा सोर्स। इसका जो डेटा सोर्स होगा वो कौन हो जाएगा, डीएस। अब मेरी डीएस में वैल्यू थी पहले, अब मैंने डीएस किसके साथ में कमेंट कर दिया, ग्रिड व्यू के साथ में। तो फिर फाइनली मैं ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा बाइंड, डेटा बाइंड, उसको मैंने डेटा को बाइंड करा दिया। यानी कि बाइंड मतलब बेल्डिंग्स कर दी, 2 लोहे के टुकड़े को बीच में बेल्डिंग्स कर दी, बेल्ड हो गया वो प्रॉपर। यानी कि जितने रोज एंड कॉलम वहां पे थे वैसे रोज एंड कॉलम्स यहाँ पे बेल्ड हो गए। एज इट इज आएगा जो स्ट्रक्चर डेटाबेस में मैंने बनाया था, इसीलिए मैंने को कैपिटल ई लिखा था, मुझे पता था कि वो वहीं से आना है। अगर मैं स्मॉल ई लिखता तो वहाँ स्मॉल ई आता, तो थोड़ा मैंने उसको इसलिए उसी हिसाब से लिखा ताकि मेरे जो वहाँ पे डेटाबेस में है वो सब कुछ एज इट इज यहाँ आ जाए। ऐसे तो आप उसको भी चेंज कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन फिलहाल मैंने किया कि ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, ये आ गया। अभी जो लोड डेटा है, इस लोड डेटा को मुझे कहाँ पे कॉल करना है, मैं चाहता हूँ जैसे मेरा इंफॉर्मेशन मेरी सेव हो, जैसे मेरी इंफॉर्मेशन सेव हो, सेव होने के बाद क्या हो जाए, लोड डेटा हो जाए। यानी कि लोड डेटा एक तो मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया, यानी जैसे मेरी सेव वैल्यू होगी वैसे मेरे को नीचे दिख जाएगा वो रिकॉर्ड। और मैं कहाँ चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि पेज के लोड पे भी हो जाए। कब हो जाए, जब मेरा पेज पहली बार खुले, यानी पेज पहली बार ओपन हो तब हो जाए। तो इफ पेज डॉट पोस्ट बैक, पेज इज पोस्ट बैक इक्वल्स टू फॉल्स, मतलब पहली बार अगर पेज आए, फॉल्स का मतलब पहली बार। पेज पोस्ट बैक यानी कि सर्वर क्या कर रहा है, आप जब रिक्वेस्ट करते हो सर्वर क्या करता है, पेज को पोस्ट बैक करता है आपकी तरफ। जब बैक करता है तो 2 कंडीशन हो सकती है, या तो आपका पहली बार पेज भेजा है या ऑलरेडी आपको भेज चुका है, आप रिफ्रेश कर रहे हो, ऑलरेडी आपको भेज चुका है। जब आपको फर्स्ट टाइम भेजेगा तब चाहते हो कि आपका पेज डेटा लोड हो, तो आपने क्या किया, फर्स्ट टाइम के लिए आपने यहाँ पे पोस्ट बैक इवेंट लगाया और यहाँ पे आपने लिखा लोड डेटा, तो डेटा को वो लोड कर लेगा। फाइनली द स्कीम इज कि जैसे ही आपका पेज लोड होता है ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, फर्स्ट टाइम आपकी लोड होती है तो आपकी पूरी की पूरी वैल्यूज आपके ग्रिड व्यू में शो होगी। अब देखें, इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। देखो आपकी वैल्यूज आ गई। अगर आप सेकेंड वैल्यूज यहाँ पे डालते हो 102 और यहाँ पे मैंने आपका नाम ले दिया लाइक उमेश कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया लाइक दिस, सेव। जैसे सेव हुआ ऑटोमेटिकली देखो नीचे रो अफेक्ट हो गई, जैसे सेव हुआ नीचे रो अफेक्ट हो गई। तो इस तरह से आप जितने भी रिकॉर्ड आप डालते चले जाओगे आपको एट ए ग्लैंस आप सारी रिकॉर्ड्स को वहाँ पे देख सकते हो। दिस इज कॉल्ड ग्रिड व्यू। या अभी मैंने आपको स्मॉल डेफिनेशन बताया है, धीरे धीरे करके मैं आपको इसी में CRUD ऑपरेशन बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में आपको, लेकिन उससे पहले वी हैव टू लाइक डू समथिंग। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। आप यहाँ पे जाके उसको थोड़ा सा आपकी फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हो एज यू विश।
आप उसके अकॉर्डिंगली उसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो, उसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज ग्रेट वे। देखो ये डिजाइनिंग आ गई, मैं एक नया रिकॉर्ड ऐड कर रहा हूँ 103 महेश सबमिट। जैसे सबमिट हुआ आपके डेटाबेस में आ गया। अब यहीं पे मेरा अगर डिलीट और अपडेट का बटन हो तो मेरा डिलीटिंग भी हो जाएगा और अपडेट का भी नीचे काम हो गया, ऊपर मेरा ऐड तो हो ही रहा है। तो एट अ ग्लैंस आप सारे रिकॉर्ड को यहाँ पे देख रहे हो, आपको बार बार डेटाबेस में जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि कौन सा रिकॉर्ड है। इसी में से एक अगर एम्प्लॉयमेंट होगा, अगर कोई एम्प्लॉय है, अगर एम्प्लॉय के मैं सारी रिकॉर्ड को देखना चाहता हूँ एट अ पॉइंट पे, तो मैं देख सकता हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत यूज़फुल है चीज़ है कि इसके सबसे ज़्यादा यूज़फुल कहाँ है, जहाँ एडमिन पैनल होगा, जहाँ मैं चाहता हूँ कि जितने मेरे प्रोडक्ट्स हैं मैं ऊपर प्रोडक्ट्स ऐड करता जाऊँ और नीचे मेरे पास क्या हो, प्रोडक्ट्स दिखते चले जाए। और ये किसी प्रोडक्ट में कोई इन्फॉर्मेशन मेरे को चेंज करनी है तो मैं यहाँ पे अपडेट कर लूँ, किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना है मैं डिलीट कर सकूँ, ठीक है। तो ठीक है, ये मैं स्टॉप कर रहा हूँ, बाकी आप लोग एक बार इसकी प्रैक्टिस करना। सर इसी में मैं स्टॉप कर रहा हूँ।